नमस्कार। रिमझिम भाग 4 से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं KVS PRT एग्ज़ाम में। पहला प्रश्न है, झब्बर झब्बर तोंद फुलाए सूंड उठाए कुबड़ वाले पंख लगाए शैतानी तूफानी आदि शब्द किस कविता में आए हैं। ये मन के भोले भाले बादल कविता में आए हैं। इस कविता में बादल को झब्बर झब्बर तोंद फुलाए सूंड उठाए कुबड़ वाले पंख लगाए शैतानी तूफानी आदि उपमाएं दी गई हैं। दूसरा प्रश्न है, मन के भोले भाले बादल कविता के रचनाकार कौन हैं। मन के भोले भाले बादल कविता के रचनाकार हैं कल्पनाथ सिंह जी। प्रश्न 3 है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कलई खुलना नाक भौं सिकोड़ना मुहावरे और या लोकोक्तियाँ किस पाठ में आई हैं। ये जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ में आई हैं। अगर आपने NCERT की किताब रिमझिम 4 पढ़ी है तो आप इन प्रश्नों के जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब एक कहानी है जिसमें ख्वाजा सरा दरबारी होते हैं अकबर के। वो बिरबल से ईर्ष्या करते हैं और उनको नीचा दिखाने की कोशिश में वो अकबर जी से कहते हैं कि उनके द्वारा 3 सवाल लिखे गए हैं, ये 3 सवाल आप बिरबल से पूछिए तो बिरबल की जो अपने आप में अक्ल बहादुर बनते हैं उनकी कलई खुल जाएगी और उनकी जो बातें हैं वो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जैसी हैं, यानी कि बड़ों के बीच छोटों की बात कोई महत्व नहीं रखती, इस तरह की। और जब उनके जैसे गोलमाल सवाल होते हैं वैसे ही बिरबल जवाब दे देते हैं तो ख्वाजा सरा नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। चौथा प्रश्न है, अकबर बिरबल ख्वाजा सरा रिमझिम 4 की किस कहानी के पात्र हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब कहानी के पात्र हैं। प्रश्न 5, ख्वाजा सरा के कहने पर अकबर ने बिरबल से कौन से सवाल पूछे। सवाल, संसार का केंद्र कहाँ है, आकाश में कितने तारे हैं, संसार की आबादी कितनी है। ये तीनों ही सवाल ख्वाजा सरा के कहने पर अकबर ने बिरबल से पूछे, तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। 3 ही सवाल पूछे थे अकबर ने ख्वाजा सरा के कहने पर। पहला सवाल था संसार का केंद्र कहाँ है, दूसरा आकाश में कितने तारे हैं, तीसरा संसार की आबादी कितनी है। छठा प्रश्न, गर्मी की छुट्टियाँ, भिंडियों के पौधे, सीताफल की बेल, घूस के बनाए गड्ढे, केले के वृक्ष का उल्लेख किस पाठ में हुआ है। किरमिच की गेंद पाठ में हुआ है। किरमिच की गेंद भी एक कहानी है जिसमें दिनेश एक लड़का है जिसको किरमिच की गेंद मिल जाती है और वो उसे भिंडियों के पौधों, सीताफल की बेल, घूस के बनाए हुए गड्ढे के पास ढूंढता है। वहीं पर केले के वृक्ष लगे होते हैं। गर्मी की छुट्टियों के दिन होते हैं। जब उसे वो गेंद मिल जाती है तो वो सोचता है कि मेरे ही दोस्तों में से ये किसी ना किसी की होगी। प्रश्न 7, दिनेश, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, सुनील किस कहानी के पात्र हैं। आपको पता लग ही गया होगा कि ये सभी किरमिच की गेंद कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, किरमिच की गेंद कहानी के
लेखक का नाम बताओ। किरमिच की गेंद कहानी की लेखिका हैं शांता कुमारी जैन। प्रश्न 9, खट्टे मीठे फल, बांसुरी की धुन, जमुना का जल, सोना जड़ा दिन, रूपों भरी रात, फूलों भरा गीत, गीतों भरी रात, छाता छाँव का, धूप की घड़ी, बादलों का कोट, दूब की छड़ी, छुट्टी का दिन, अच्छी सी किताब, मीठा फल, नन्हा सा जवाब किस कविता के माध्यम से कवि यानी एक बच्चा मांग रहा है? यह कविता है उलझन। माफ़ करना, इस कविता का नाम है कोई ला के मुझे दे। कोई ला के मुझे दे कविता में बच्चा जो है ये सब चीज़ें मांगता है कि कोई मुझे ये सारी चीज़ें ला कर दे दे। कोई ला के मुझे दे कविता के कवि का नाम बताओ। दामोदर अग्रवाल जी इसके कवि हैं। इन्होंने ये कोई ला के मुझे दे कवि की रचना की है। अगला प्रश्न है, पापा चौकीदार, आइसक्रीम वाला, शंटिंग करने वाला, वायुयान चालक, अभिनेता, जहाजी, चरवाहा, कुत्ता और अंत में इंसान बनने की बात कहते हैं। ऐसा किस पाठ में हुआ है? पापा जब बच्चे थे। इस पाठ में पापा जब बच्चे होते हैं तो वो बार बार अपना जो व्यवसाय है उसको बदलते रहते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ। वो पहले कहते हैं कि वो चौकीदार बनना चाहते हैं, बाद में आइसक्रीम वाला, शंटिंग करने वाला, वायुयान चालक, अभिनेता, जहाजी, चरवाहा, कुत्ता और अंत में एक समझदार फौजी के समझाने पर पापा समझ जाते हैं कि इस बात का सही जवाब यही है। जब उनसे कोई बड़ा पूछता है कि वो क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर, तो अच्छा इंसान बनना ही सही जवाब होगा। पापा कौन से दो काम एक साथ करने और रात में चौकीदारी करने की बात करते हैं? पापा आइसक्रीम वाला और शंटिंग करने वाला का काम एक साथ करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि शंटिंग, ट्रेन्स की, रेलगाड़ी की शंटिंग करने के बाद उन्होंने जो आइसक्रीम का ठेला प्लेटफॉर्म के बाहर लगाया हुआ होता है रेलवे स्टेशन पर, वहाँ वो आइसक्रीम बेचा करेंगे। फिर सभी परिवार के लोग जब हंसने लगते हैं तो वो उनको चेतावनी देते हैं कि अगर मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं रात को चौकीदारी का काम भी करने लग जाऊंगा। पापा जब बच्चे थे के लेखक कौन हैं? पापा जब बच्चे थे के लेखक हैं अलेक्सांद्र रस्किन जी। किस कविता में पापा डॉक्टर, माँ इंजीनियर, भैया कंप्यूटर, चाचा प्रोफेसर, दीदी कलेक्टर, बाबा फौजी, दीदी उद्योग लगाने को बोलते हैं? ये कविता है उलझन। ये पापा जब बच्चे थे पाठ में अंतिम पेज पर दी गई कविता है उलझन और इसके कवि हैं सुरेंद्र विक्रम जी। इसमें कवि ने बताया है कि बच्चों की कैसे परिवार के सदस्य उलझन बढ़ा देते हैं कि उनमें से कोई उन्हें डॉक्टर बनने की कहता है, कोई इंजीनियर की, कोई कंप्यूटर का काम सीखने की, कोई प्रोफेसर बन जाने की, कोई कलेक्टर बन जाने की, कोई फ़ौजी बन जाने की, कोई कहता है कि उद्योग लगा लो, बिजनेस कर लो। इस तरह से बच्चों की उलझन बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन जमाल साहब खास दोस्त
हुसैन साहब पड़ोसी किस कहानी के पात्र हैं? ये सभी दोस्त की पोशाक कहानी के पात्र हैं। जमाल साहब नसीरुद्दीन के अच्छे दोस्त होते हैं। एक दिन जमाल साहब नसीरुद्दीन के घर पहुंच जाते हैं। तब नसीरुद्दीन कहते हैं कि मैं आपको अपने ख़ास दोस्त से मिलवाने चलता हूं। तो वो ख़ास दोस्त के पास ले जाते हैं, पर जमाल साहब के पास मामूली कपड़े होते हैं पहने हुए। वो कहते हैं कि मामूली कपड़े हैं, मैं नहीं जाना चाहूँगा आपके साथ। तो नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन लेकर आते हैं जो जमाल साहब को पहनने के लिए देते हैं, और फिर वो अपने ख़ास दोस्त हुसैन साहब और पड़ोसी से मिलवाने जाते हैं, और वो उन सब से जमाल साहब का परिचय करवाते हुए कुछ इस तरह की बातें करते हैं जिससे जमाल साहब को लगता है कि उनका अपमान हो रहा है, उनका मजाक बनाया जा रहा है। दोस्त की पोशाक कहानी का कौन सा कथन सही है? तो दोस्त की पोशाक में ख़ास दोस्त से जब नसीरुद्दीन मिलवाते हैं तो वो कहते हैं जो अचकन, जमाल साहब की ओर इशारा करते हुए कि जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। और जब हुसैन साहब से मिलवाते हैं तो जमाल साहब ने पहले ही टोका होता है कि इस तरह की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हुसैन साहब से जब नसीरुद्दीन जी मिलवाते हैं जमाल साहब को, तो वो कहते हैं कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी है। फिर जमाल साहब टोकते हैं कि इस तरह की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अन्य पड़ोसी से जब मिलवाते हैं तब नसीरुद्दीन जी कहते हैं इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा। इस तरह की बातें करते हुए नसीरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब की अन्य दोस्तों के सामने, पड़ोसी के सामने, हुसैन साहब के सामने मजाक बनाते हैं। अगला प्रश्न है नसीरुद्दीन काजी सेनापति किस कहानी के पात्र हैं? ये तीनों नसीरुद्दीन का निशाना कहानी के पात्र हैं। दोस्त की पोशाक कहानी जो वो भी नसीरुद्दीन जी की ही है, और उसी पाठ में अंतिम पेज पर नसीरुद्दीन का निशाना नाम से एक और कहानी है जिसमें काजी और सेनापति भी पात्र हैं। इसमें नसीरुद्दीन तीरंदाजी की डींगे मारते हैं, गप मारते हैं, और जब उनका निशाना नहीं लगता तो उस निशाने को काजी और सेनापति का बताते हैं। जब उनका निशाना लग जाता है तो उसे अपना निशाना बताते हैं। नसीरुद्दीन ने पहले 2 निशाने लगाए थे, वो किसके जैसे बताए? काजी और सेनापति। पहला निशाना काजी का बताया कि ये निशाना नहीं लगाना, ये तो काजी लगाते हैं ऐसा। और दूसरा निशाना भी जब नसीरुद्दीन का नहीं लगता तो कहते हैं कि ये वाला इस तरह से तो तीर सेनापति चलाते हैं, ये तो सेनापति का तीर चलाने का तरीका है। अगला प्रश्न है तीरंदाजी की गप मारने वाले नसीरुद्दीन का कौन सा निशाना ठीक निशाने पर लगा? उनका पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला तो वो काजी का बताते सही नहीं लगता, दूसरा भी सही नहीं लगता, उसे वो सेनापति का बताते हैं। तीसरा जो है इत्तेफाक से सही जगह पर निशाना लग जाता है तो उसे वो अपना निशाना बताते हैं। अगला प्रश्न है घिर घिर 7 समुंदर, रस का सागर, लंबी चौड़ी गली, गुल्लक भारी, पैसे नए नए, कागज़ चमकीला, कैंची, चुटकी, कूड़े से अड़ती, लड़ती बढ़ती, मेरे क्या बस का, आलस छोड़ो, भैया मेरे जल्दी आओ। ये शब्द किस कविता में आए हैं? ये सभी शब्द नाव बनाओ कविता में आए हैं। नाव बनाओ कविता में
बालक अपने भैया से कहता है कि आओ नाव बनाते हैं। जो लंबी चौड़ी गलियां हैं वो पानी की भर गई हैं, तो उसमें कागज़ की नाव चलाते हैं। आप चमकीला कागज़ ले आओ, कैंची ले आओ, और फिर वो नाव जो चलेगी वो कभी कूड़े में अड़ेगी और कूड़ों से लड़ते हुए आगे बढ़ती जाएगी। पर भैया जो है आलस के मारे कहते हैं कि ये सब मेरे बस का नहीं है, और बच्चा अपने बड़े भाई को कहता है कि अब आप आलस छोड़ दो, आप भैया जल्दी से आ जाओ। नाव बनाओ नाव बनाओ कविता के कवि कौन हैं? नाव बनाओ कविता के कवि हैं हरि कृष्ण दास गुप्त जी। अगला प्रश्न है, लकदक कपड़े गरीब दुखी विद्वान सज्जन सन्यासी 10,000 अकाल दाता कर्ण महाराज मंत्री भंडारी 50,000, इन सब शब्दों का जिक्र किस पाठ में आया है? इन सब शब्दों का जिक्र दान का हिसाब पाठ में आया है। दान का हिसाब की कहानी कुछ इस तरह से है। इसमें एक राजा होता है, वो लकदक कपड़े पहनता है, मतलब बहुत ही महंगे चमकदार भड़कीले कपड़े पहनता है, और अपने कपड़ों पर इत्र पर साज सजावट पर बहुत पैसे खर्च करता है। उसके दरबार में गरीब दुखी विद्वान और सज्जन लोग नहीं आते हैं, क्योंकि वो उनकी कदर नहीं करता है, उनका आदर नहीं करता है। एक बार अकाल पड़ जाता है राज्य में। अकाल पड़ने के कारण जो परेशान लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो आकर प्रार्थना करते हैं कि राजा की तरफ से अगर 10,000 की मदद मिल जाए तो वो किसी तरीके से गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन राजा उन्हें 10,000 देने से मना कर देता है। उसी राज्य में एक सन्यासी होते हैं, वो राजा के पास पहुंचते हैं और उन्हें दाता कर्ण महाराज से कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है और मैं आपसे दान लेना चाहता हूँ। तो सन्यासी राजा के पूछने पर कहते हैं कि वो प्रतिदिन पहले दिन से दुगना दान लेंगे और 20 दिन तक लेंगे। तो इसमें राजा तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सन्यासी 1 रुपये से अपना दान शुरू करता है। अगला प्रश्न है, सन्यासी का दान लेने का क्या तरीका था? प्रतिदिन 1 रुपया, 30 दिन तक, प्रतिदिन पहले दिन का दुगना, प्रतिदिन 20 रुपया, कोई नहीं। प्रतिदिन पहले दिन का दुगना, ये तरीका सन्यासी ने राजा को बताया था, और 20 दिन तक दान लेंगे। राजा इसके लिए तैयार हो जाता है। सन्यासी को 20 दिन में कितना दान मिलने वाला था? राजा उस समय हिसाब किताब नहीं करता और सन्यासी की बात मान लेता है। उसे लगा कि 1 रुपया आज लेगा, कल उसका दुगना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ज़्यादा उसने हिसाब किताब नहीं किया कि 20 दिन में कितना हो जाएगा। जब भंडारी ने इसका हिसाब किताब करके दिया तो मंत्री को चक्कर आ गए और राजा एक बार बेहोश हो गए। तो कितना दान मिलने वाला था जब हिसाब किताब किया भंडारी ने? 10,48,575 रुपये सन्यासी को मिलने वाले थे 20 दिन में। दान का हिसाब कहानी के लेखक कौन हैं? दान का हिसाब कहानी के लेखक हैं सुकुमार राय जी। कौन कविता में कौन है? कौन कौन है? कविता का नाम कौन है? तो ये कौन है कौन? बिल्ली है, चूहा है, कुत्ता है, गाय है। तो ये कौन चूहा है।
ये कविता बहुत आसान है, आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी अगर इस कविता का कोई अंश देकर पूछा जाता है कि ये कविता किसकी है और इस कविता में किस जानवर की बात हो रही है, तो आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि उसमें हर चीज़ को कुतरने, ख़राब करने, बिखेरने की बातें हुई हैं। फिर भी हो सके तो एक बार कौन कविता ज़रूर पढ़ लेना। इसको सिर्फ पढ़ने से ही इससे संबंधित प्रश्न के उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। कौन कविता के कवि हैं? सोहन लाल द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है धनी। ये 9 साल का लड़का है, धनी की माँ है, पिताजी हैं, बिंदा चाचा हैं, महात्मा गांधी हैं, सत्याग्रह की बात हो रही है, दांडी यात्रा की बात हो रही है, बिन्नी एक बकरी का नाम है। ये सब किस पाठ में आए हैं? ये सब स्वतंत्रता की ओर पाठ में आए हैं। स्वतंत्रता की ओर एक छोटी कहानी है जिसमें धनी 9 साल का लड़का है जो बकरी बिन्नी की देखभाल करता है, उसे चारा खिलाता है, उसके साथ उसकी दोस्ती है। और जो धनी के पिताजी हैं वो महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह करने के लिए दांडी यात्रा पर जाने वाले हैं। इसी बारे में इस पाठ में बात होती है। सत्याग्रह, दांडी यात्रा, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यात्रा करना, सत्याग्रह करना, नमक का कानून तोड़ना। तो इनमें से दांडी यात्रा के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस पाठ में दांडी यात्रा के बारे में बात हुई है, या किस पाठ में महात्मा गांधी जी ने एक प्रसिद्ध सत्याग्रह किया था, वो इसका जिक्र किस पाठ में हुआ है। तो हमारा उत्तर होगा स्वतंत्रता की ओर। अगला प्रश्न है मुन्नी, नीना, चुन्नू, टिंकू, सरला, तरला ये पात्र किस नाटक में आए हैं? ये थप रोटी थप दाल नाटक में ये सब पात्र हैं। इस नाटक में ये सब मुन्नी, नीना, सरला, तरला ये सब रोटी और दाल बनाने का खेल खेलते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें चुन्नू और टिंकू जो लड़के हैं उनसे बनवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कों से ये काम होगा नहीं और हम इनका थोड़ा मजाक बनाएंगे। अगला प्रश्न है थप रोटी थप दाल नाटक के संवाद की क्या विशेषता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा पाठ है जिसमें जो संवाद हैं वो काव्यात्मक शैली में हैं। इसमें सीधे सीधे बातें नहीं हैं, वाक्य नहीं हैं। सभी बच्चों ने अपनी बात कहने के लिए कविता को माध्यम बनाया है, कविता के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। अगला प्रश्न है तर्कशास्त्र, कोहलू, मालिक बड़ा गजब, पागुर, मंतिक ये शब्द किस कविता में आए हैं? ये सारे शब्द पढ़क्कू की सूझ कविता में आए हैं। इनमें से कोई भी शब्द से आपको पूछा जाए कि ये किस कविता से आए हैं, तो ये सारे शब्द केवल पढ़क्कू की सूझ में मिलेंगे आपको, और किसी भी पाठ में या कविता में नहीं मिलेंगे। तर्कशास्त्र पढ़क्कू ने पढ़ा हुआ होता है, मंतिक का मतलब भी तर्कशास्त्र है। कोहलू और कोहलू के बैल की बात हो रही है, कोहलू के बैल का मालिक है उसको गजब बताया गया है, और कोहलू का बैल पागुर करता है, कभी आगे होता है कभी पीछे होता है। तो पढ़क्कू को ये सब बातें समझ नहीं आती। कविता का नाम जरूर पढ़क्कू की सूझ है, लेकिन कविता के माध्यम से पता चलता है कि पढ़क्कू एक तरह से मूर्ख है, वो बात को समझ नहीं पाता कि कोहलू का बैल जो है वो एक जानवर है और उसमें इतनी समझदारी नहीं हो सकती जितनी पढ़क्कू उसके बारे में सोच रहा होता है।
पढ़क्कू की सूझ कविता के कवि कौन हैं? पढ़क्कू की सूझ कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न है, सुनीता, छोटू, सुनीता की माँ, फरीदा, दुकानदार, फरीदा की माँ, ये सब किस कहानी के पात्र हैं? ये सभी सुनीता की पहिया कुर्सी कहानी के पात्र हैं। सुनीता जो चल नहीं सकती है, एक दिव्यांग लड़की है, उसे इस दिन इस कहानी में बताया गया कि इस दिन उसे पहिया कुर्सी मिलने वाली थी, जिसकी सहायता से वो बाहर घूम सकती थी, बाहर किसी से मिल सकती थी, अपने बहुत सारे काम वो स्वयं कर सकती थी, इसलिए वो बहुत खुश होती है। और उसकी सुनीता की माँ उसे दुकानदार से चीनी लाने के लिए कहती है। तो जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि एक छोटू लड़का है, उसको बाकी बड़े लड़के चिढ़ा रहे हैं छोटू छोटू कहकर। और रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम फरीदा है। वो सुनीता से बात करना चाहती है और पूछती है कि वो इस तरह की पहिया कुर्सी पर क्यों चल रही है। तो इस बात से फरीदा की माँ गुस्सा होकर फरीदा को सुनीता से दूर करके कहती है कि इस तरह की बातें नहीं पूछते। और दुकानदार से जब सुनीता चीनी लेने जाती है तो दुकानदार उस पर दया दिखाते हुए चीनी को उसकी गोद में रखने की कोशिश करता है। यह बात सुनीता को पसंद नहीं आती। पहिया कुर्सी से किसकी जिंदगी बदल जाती है? आप कहानी से समझ ही गए होंगे कि सुनीता जो पैरों से चल नहीं सकती, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि वो हर रोज़ बाहर खिड़की से सड़क पर खेलते हुए बच्चों को, गाड़ियों को, इनको आते जाते देखती है और उसका भी मन करता है कि वो भी सड़क पर घूमे। अगला प्रश्न है, बादशाह, सुलेमान, गिद्ध, हुदहुद, सोने का ताज, परों की कलगी, ये शब्द किस कहानी में आए हैं? ये सभी हुदहुद कहानी में आए हैं। बादशाह सुलेमान एक बार अपने उड़न खटोले पर उड़ते हुए जा रहे थे। धूप बहुत तेज़ थी, तो वो गिद्धों से मदद मांगते हैं कि अपने पंखों की छांव मेरे सिर पर कर दें, पर गिद्ध जो है इसके लिए तैयार नहीं होते। तो फिर वो बादशाह सुलेमान हुदहुद के नेता से, उनका जो राजा होता है हुदहुदों का, उनसे मदद मांगते हैं। वो समझदार होता है, वो सभी हुदहुदों को बोलकर बादशाह सुलेमान के सिर पर छांव कर देते हैं। इससे खुश होकर वो हुदहुदों से कहते हैं कि कोई वरदान मांगिए। तो उनसे कहते हैं कि हमारा सोने का ताज हो। बादशाह सुलेमान उन्हें चेतावनी देते हैं कि इससे आपका नुकसान हो सकता है, पर हुदहुद कहते हैं कि हमें सोने का ताज ही चाहिए। जब उन्हें सोने का ताज मिल जाता है सिर पर, तो लोग उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगते हैं। इससे परेशान होकर हुदहुद बादशाह सुलेमान के पास जाते हैं और कहते हैं कि उनके सिर पर पंखों की कलगी दे दी जाए, सोने का ताज ले लिया जाए। तब से हुदहुदों के सिर पर पंखों की कलगी है। ऐसा इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी में हुदहुदों की पहचान भी बताई गई है और किस तरह के पक्षी होते हैं। अगला प्रश्न है, हजामीन चिड़िया, पदुबया, शाह सुलेमान, ये किस पक्षी के नाम हैं? अलग अलग जगह पर हुदहुदों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कहीं हजामीन चिड़िया बोलते हैं, कहीं पदुबया बोलते हैं, कहीं शाह सुलेमान बोलते हैं। शाह सुलेमान उन्हें कहानी की वजह से बोलते हैं, क्योंकि बादशाह सुलेमान की उन्होंने मदद की थी, इसी से इन्हें शाह सुलेमान कहते हैं। कई जगह इन्हें पदुबया कहते हैं। और हजामीन चिड़िया इनको इसलिए कहते हैं कि इनकी जो चोंच है वो नहरनी जैसी लगती है, नाखून काटने वाली।
इसलिए इन्हें हजामीन चिड़िया भी कहते हैं। हुदहुद एक बार में कितने अंडे देती है? हुदहुद एक बार में 3 से 4, 3 से 10, 3 से 5, 3। एक बार में हुदहुद 3 से 10 अंडे देती है। अगला प्रश्न है, भीखू भाई, पत्नी लाभूबेन, नारियल वाला, मंडी में एक और नारियल वाला, सागर के पास नाव वाला, माली, बगीचे में ऊंट वाला, घुड़सवार, इस किस कहानी के पात्र हैं? ये सभी के सभी मुफ्त कहानी के पात्र हैं। भीखू भाई एक कंजूस व्यक्ति है जो नारियल लेने के लिए बाजार जाता है। नारियल वाला उसे 2 रुपये में नारियल देने की बात करता है। भीखू भाई 1 रुपये में लेना चाहता है। नारियल वाला मंडी में से 1 रुपये में नारियल लेने की बात कहता है। भीखू भाई पैदल चलते हुए मंडी पहुंच जाते हैं। वहां नारियल वाला उन्हें 1 रुपये में नारियल देने को तैयार है, लेकिन अब भीखू भाई कहते हैं मैं इतनी दूर पैदल आया हूँ तो मुझे 50 पैसे में नारियल दो। तब नारियल वाला कहता है कि सागर के पास वहाँ नाव वाले मिलेंगे, उनके पास आप 50 पैसे में ले लीजिए। फिर भीखू भाई और आगे पैदल चलकर सागर के पास जो नाव वाला बैठा होता है उसके पास से नारियल लेते हैं। नाव वाला 50 पैसे में नारियल देने को तैयार है, लेकिन भीखू भाई कहते हैं मैं इतनी दूर पैदल चलकर आया हूँ तो मुझे 25 पैसे में नारियल दो। नाव वाला कहता है कि आप बगीचे में जाकर 25 पैसे का नारियल ले लीजिए। भीखू भाई सोचता है कि जब इतना पैदल चले तो थोड़ा और चल लेते हैं। वो बगीचे में पहुंचकर माली से कहते हैं कि मुझे नारियल चाहिए। माली 25 पैसे में नारियल देने को तैयार है, लेकिन भीखू भाई कहते हैं मैं इतनी दूर से यहाँ तक पैदल आया हूँ, मैं थक गया हूँ, अब तो तुम मुझे मुफ्त में ही नारियल दे दो। माली कहता है कि ये रहा नारियल का पेड़ और इस पर चढ़ लीजिए, जितने मर्जी नारियल आप मुफ्त में ले लीजिए। भीखू भाई खुश हो जाते हैं और पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नारियल तोड़ नहीं पाते और नारियल के साथ ही लटक जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे गिरने से बचने के लिए घुड़सवार ऊंट वाले ने कितने रुपए भीखू भाई को देने की बात कही? जब भीखू भाई नारियल तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनका पैर फिसल जाता है और नारियल को हाथों से पकड़े रहते हैं और हवा में लटके रहते हैं। खुद को बचाने के लिए वहाँ से गुजरने वाले ऊंट वाले को वो कहते हैं कि किसी तरह से मेरा पैर नारियल के पेड़ पर टिका दो। ऊंट वाला उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। जब ऊंट वाला उनके पैर पकड़ के उसे पेड़ पर टिकाने की कोशिश करते हैं तो ऊंट पतिया खाने आगे चला जाता है। इससे ऊंट वाला भी भीखू भाई के पैर पकड़कर लटक जाते हैं। घुड़सवार आता है तब भी यही होता है कि घुड़सवार जब उन दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं तो घोड़ा भी घास खाने के लिए आगे चला जाता है और वो भी ऊंट वाले के पैर पकड़कर लटक जाता है। तीनों एक नारियल को पकड़े लटके रहते हैं एक दूसरे के साथ, और तब घुड़सवार और ऊंट वाले अपनी जान बचाने के लिए भीखू भाई को कहते हैं कि नारियल को पकड़ कर रखिए। तब घुड़सवार 100 रुपये देने की बात करता है, कहता है कि मैं 100 रुपये दूंगा, आप नारियल मत छोड़ना। ऊंट वाला तब कहता है भीखू भाई को कि मैं 200 रुपये दूंगा, आप नारियल मत छोड़ना। लेकिन भीखू भाई इतने सारे रुपए मिलने की बात सुनकर ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसी खुशी में उनके हाथ से नारियल छूट जाता है और तीनों धड़ाम से ज़मीन पर गिरते हैं। मुफ्त ही मुफ्त कहानी के लेखक, मुफ्ती मुफ्त कहानी के लेखिका हैं ममता पंड्या जी। तो रिमझिम भाग 4 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो मैंने इस वीडियो में दिए हैं। और आज
आप सबको पता चल ही गया होगा कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसके रिमझिम 1, रिमझिम 2, 3, 4, 5 उनमें से प्रश्न आज जिन्होंने भी पेपर दिया है पीआरटी केवीएस का, सुबह की शिफ्ट में और शाम की शिफ्ट में, दोनों में ही एनसीईआरटी की बुक से कम 5 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी साथी के काम आ सकता है तो आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।